वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। एज यू नो आपके एग्जाम बहुत जल्द जून में 2026 में होने वाला है और आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने एफ अल्फ़ाबेट को कवर किया था और आज मैं जी अल्फ़ाबेट में जितने भी टर्म आते हैं उनको कवर करने वाली हूँ। चलिए देख लेते हैं कि आपके जी अल्फ़ाबेट में कौन कौन से टर्म हैं जो आपके नेट पर्सपेक्टिव को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म है आपका जेंडर क्रिटिसिज्म। जेंडर क्रिटिसिज्म क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, जेंडर क्रिटिसिज्म का मानना है कि जब एक इंसान का जन्म होता है तो वो ना फीमेल होता है ना मेल होता है, उसका कुछ पता नहीं होता है। ये जो बनाया गया है आपका जेंडर, मेल या फीमेल, इसको बनाने वाली सोसाइटी है। सोसाइटी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक, ये जो मेल है आपके, फीमेल है, चाहे लेस्बियन है, इनको कोई बायोलॉजिकली ये नेचुरली नहीं है, बल्कि इनको बनाने वाले कौन है? सोसाइटी है। कैसे पता चलता है कि ये फीमेल है या मेल है? किसने दिया? तो सोसाइटी ने दिया। ऐसा जेंडर क्रिटिसिज्म का मानना है। जेंडर क्रिटिसिज्म स्टडी करता है कि लिटरेचर में किस तरह से जेंडर को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, मेन स्टडीज की स्टार्टिंग जो होती है वो 1980 में होती है और ये इंस्पायर्ड था फेमिनिस्ट स्टडी से। ओके, इसका मानना है कि सिर्फ वुमेन ही नहीं ऑप्रेस्ड हो सकती हैं, मेन भी तो ऑप्रेस्ड हो सकते हैं, वो भी तो शिकार हो सकते हैं। ठीक, ऐसा इसका मानना था। जैसे कि आजकल आप एग्जाम्पल देख ही लेंगे अपने आसपास के, बहुत सारे ऐसे मेन हैं जो शादी कर रहे हैं और उनके साथ गलत हो रहा है। आपके आसपास एग्जाम्पल देखने को मिल जा रहा होगा। देख लीजिए कि मेन स्टडी में कुछ वर्क आ जाते हैं। हैरी ब्रॉड का एक वर्क है द मेकिंग ऑफ मैस्कुलिनिटीज, जो आया था 1987 में। ये एक मेन स्टडीज वर्क है, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए, आपके फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से लेस्बियन, गे, इन सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है इस बार मेन स्टडीज पे आपके क्वेश्चन आ जाए। तो आप ये ज़रूर वर्क अपने नोट में लिख लीजिएगा, हो सकता है इस बार पूछ दे। ठीक, जुडिथ कीगन का वर्क है मैस्कुलिनिटी स्टडीज, जो आता है 2002 में। नेक्स्ट है आपका डेविड लेब्रेंस का मैनहुड एंड द अमेरिकन रेनेसां, जो लिखा गया था 1989 में। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है आपका गोथिक नॉवेल। गोथिक नॉवेल को इंट्रोड्यूस करने वाले होरेस वॉलपॉल थे। इनका वर्क आता है द कैस्टल ऑफ ओट्रांटो, अ गोथिक स्टोरी, जो आता है 1764 में। इसमें इन्होंने गोथिक नॉवेल टर्म को दिया था। गोथिक नॉवेल बात किसकी करता है? तो गोथिक नॉवेल एक ऐसा नॉवेल होता है जिसमें हॉरर, मिस्ट्री, डार्कनेस, सुपरनैचुरल एलिमेंट हो, उसे हम गोथिक नॉवेल कहते हैं। कौन कौन से राइटर थे जिन्होंने गोथिक नॉवेल पर वर्क लिखने का काम किया है? तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं विलियम बैकफोर्ड, जिनका वर्क है बेथिक, जो आता है 1786 में। ये एक गोथिक नॉवेल है। नेक्स्ट है एन रटक्लिफ का द मिस्टीरियस ऑफ उडनफो, जो आता है 1794 में। मैथ्यू ग्रिगोरी का द मॉन्क, जो आता है 1796 में। जेन अस्टिन का नॉर्थैंगर एबे, जो आता है 1818 में। ओके, नेक्स्ट है आपका गॉडविन कैलेब विलियम, जो आता है 1794 में। मैरी शेली का फ्रैंकेस्टाइन, जो आता है आपका 1818 में। ठीक है, डैफ्नी डी मॉरियर का एक वर्क है रेविका, जो आपका आता है 1938 में। नेक्स्ट है एरिक मर्डॉक का द यूनिकॉर्न। ये सारे आपके गोथिक नॉवेल हैं जो आपके नेट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है कि ये बताइए कि गोथिक नॉवेल कौन कौन से हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दे और उसमें से एक एग्जाम्पल जो हो वो सही हो और आपको उसमें टिक करना हो। तो हो सकता है इसी में से कोई राइटर आपको उठा के दे दे, तो आप इसको प्लीज अपने नोट में जरूर लिख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट टर्म है आपका ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। ग्रेट चेन ऑफ बीइंग क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ये एक रेनेसां और मेडिवल टर्म है जिसका मानना है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें होती है ना, वो अपने प्रॉपर फिक्स्ड शेप में है। हर चीजें जो है वो एक लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ गई है। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि सबसे पहले कौन आएंगे? गॉड आएंगे, जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। उससे नीचे कौन आएगा? एंजल आ जाते हैं। उससे नीचे कौन आएंगे? ह्यूमन आ जाते हैं। उससे नीचे एनिमल आ जाता है, फिर आपका प्लांट आ जाता है। तो सीधी सी बात है कि ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का मानना है कि सारी चीजें आपकी क्या है, एक लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ गई हैं और एक प्रॉपर फिक्स्ड शेप में है, उसको बदला नहीं जा सकता है। याद रखिए कि शेक्सपियर ने अपने वर्क मैकबेथ एंड किंग लियर में ग्रेट ऑफ चेन का इस्तेमाल किया था। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क क्या होता है?
देखिए ऐसी चीज़ जिसको आपको देख के थोड़ा हंसी भी आए और जिसको देख के थोड़ा डर लगे, बहुत अजीब चीज़, भद्दी चीज़, ऐसी चीज़ को हम ग्रोटेस्क कहते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टाइन में मॉन्स्टर है। अब आप कोई मॉन्स्टर देखते हो जिसकी सिंग भी है, अजीब सा चेहरा है, तो आपको उसको देख के क्या होगा, डर भी लगेगा, लेकिन उसको देख के हंसी भी आएगी। ठीक है, बहुत भद्दा जो चीज़ होता है, बहुत स्ट्रेंज। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोटेस्क कहते हैं। जैसे फ्रांज काफका का द मेटामॉर्फोसिस, जिसमें जॉर्ज साम्सा जो होता है वो एक इंसेक्ट बन जाता है ना, कॉकरोच बन जाता है। अब जब उसको हम कॉकरोच के शेप में देखते हैं तो उसको देख के हमें कैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, भद्दा फील होता है, घिन आती है थोड़ा। तो ये जो आपकी फीलिंग है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोटेस्क बोलते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है आपका ग्राफिक नैरेटिव। ग्राफिक नैरेटिव क्या होता है, जब हम रिटन टेक्स्ट और इमेज को कंबाइन करके कोई स्टोरी लिखने का काम करते हैं तो उसको ग्राफिक नैरेटिव कहते हैं। हम कोई नॉवेल लिखें या कॉमिक बुक लिखें और उसमें टेक्स्ट के साथ साथ इमेज का भी इस्तेमाल करें तो मान लीजिए वो ग्राफिक नैरेटिव है। देखिए विल आइजनर एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने ग्राफिक नॉवेल टर्म का इस्तेमाल किया था अपने वर्क में, जिसका नाम था अ कॉन्ट्रैक्ट विथ गॉड, जो आता है 1978 में। इसके बाद और भी राइटर हैं जिन्होंने ग्राफिक नॉवेल लिखा था। तो चलिए देख लेते हैं आखिर कौन कौन से राइटर हैं जिन्होंने ग्राफिक नॉवेल्स को लिखने का काम किया था। तो देखिए आर्ट स्पाइजेलमैन है, इनका वर्क आता है मॉस अ सर्वाइवल टेल 1986 में। नेक्स्ट है आपका एलन मूर एंड डेविड गिब्सन का वर्क वॉचमैन 1986 में आता है। जॉय साको का वर्क पैलेस्टीन है जो आता है 1986 में। मरजाने सत्रापी का पर्सिपोलिस 2003, ये भी आपका एक ग्राफिक नॉवेल है। हिलैरी क्यूट का वर्क कॉमिक एज लिटरेचर जो आता है 2008 में, ये भी आपका एक ग्राफिक नॉवेल है। स्टीफन टबाचनिक का वर्क है टीचिंग द ग्राफिक नॉवेल जो आता है 2009 में। ये सारे आपके ग्राफिक नॉवेल हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अपनी नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए। नेक्स्ट टर्म है आपका ग्रेवयार्ड पोएट्री। ग्रेवयार्ड पोएट्री क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रेवयार्ड पोएट्री की शुरुआत कब हुई थी। 18th सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है और ग्रेवयार्ड पोएट जो होते हैं वो डेथ के ऊपर, सॉरो के ऊपर, ग्रेव्स के ऊपर, इन सब के ऊपर लिखने का काम करते हैं। इन्हीं को हम ग्रेवयार्ड पोएट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रेवयार्ड मूवमेंट की जो शुरुआत है वो 1740 से लेकर 1780 तक है। देखिए ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने ट्रांजिशन किया था नियो क्लासिसिज्म से रोमांटिसिज्म की तरफ। पहले क्या होता था, नियो क्लासिसिज्म के टाइम पे जो पोएट्री लिखी जाती थी वो रीजन और ऑर्डर पे लिखी जाती थी, उसमें कोई इमोशन या पर्सनल फीलिंग नहीं होता था। लेकिन जब ग्रेवयार्ड पोएट आते हैं तो यहीं से क्या होता है, आपका ट्रांजिशन स्टार्ट होता है। लोग क्या करते हैं, रीजन ऑर्डर से हटकर लोग इमोशन पे लिखना शुरू करते हैं, इमेजिनेशन करना शुरू करते हैं और पर्सनल फीलिंग पर लिखना शुरू करते हैं। ये माना जाता है कि ग्रेवयार्ड मूवमेंट से ही आपकी रोमांटिसिज्म मूवमेंट की शुरुआत होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो चलिए देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से राइटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ग्रेवयार्ड मूवमेंट में। सो फर्स्ट है आपके टॉमस परनेल, जिन्होंने लिखा था नाइट पीस ऑन डेथ 1721 में। सेकेंड है आपके एडवर्ड यंग, इन्होंने लिखा था लॉन्ग नाइट थॉट 1742 में। थर्ड है आपके रॉबर्ट ब्लेयर, जिनका वर्क आता है द ग्रेव्स जो आता है 1743 में। उसके बाद टॉमस ग्रे ने लिखा था एल्जेरिटिन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751 में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। ओके, नेक्स्ट है आपके विलियम क्यूलन बायरेंट, इनका वर्क आ जाता है थैनोटॉप्सिस जो इन्होंने लिखा था 1817 में। और यहीं पे हमारा ग्रेवयार्ड पोएट्री खत्म होता है और हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। सो यहीं पे करती हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो को एंड, और जी अल्फाबेट आपका यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम एच अल्फाबेट स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से टर्म है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अभी राइट समय है, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। आप टाइमिंग बना लीजिए कि मुझे फर्स्ट पेपर इतने टाइम में पढ़ना है, सेकंड पेपर इतने टाइम में पढ़ना है एंड फिर मॉक लगाना है मुझे और वीडियोस भी देखना है। इस तरह से आप टाइम अपना डिवाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कीजिए। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो एक बार ज़रूर करके देखिए। इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के इस वीडियो को एंड थैंक यू वेरी मच।